अगर तुम ये नोट पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि अब मैं जिंदा नहीं हूँ। हाल ही में मुझे बिल और आयरीन ने अडॉप्ट किया था, पर मैं एक बात जानती हूँ, वो मेरे ऑर्गन्स के लिए मुझे अडॉप्ट करके लाए थे। सारे बच्चे एक एक करके अपने बेड से गायब हो जाते हैं। इस घर में मेरे पहले ही दिन मुझे अपने बेड के नीचे एक नोट मिला। मेरे साथ जो बच्चे अडॉप्ट किए गए थे वो इधर उधर भाग रहे थे, पर मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे नए माँ बाप बिल और आयरीन थोड़े अजीब से लगे, कुछ ज्यादा ही चुपचाप रहते थे, जैसे कुछ छुपा रहे हूँ। दरवाजा खुला और आयरीन ने अपने सर को अंदर झुकाकर हमें नाश्ते के लिए बुलाया। तभी मैंने वो नोट छुपाकर अपने बेड के नीचे रख दिया और नीचे चली गई, ये देखने की आखिर हो क्या रहा है। जब मैं नीचे जा रही थी तो क्लोजेट का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने सोचा कि एक बार अंदर झांक कर देखती हूँ। धीमी सी लाइट में मुझे ऐसे कई सारे कॉट दिखाई दिए। हर एक के ऊपर किसी न किसी का नाम था। एक पे जॉनी, एक पे लिज, किसी पे एनी। पर बात ये थी कि इस घर में इन नाम के कोई बच्चे नहीं थे। तो आखिर ये बेड किसके थे? मुझे अचानक से वो नोट याद आ गया और उसमें क्या लिखा था। अनाथालय में मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया था जो बच्चों को अडॉप्ट करके उनके ऑर्गन्स बेच देते हैं। मुझे लग रहा था कि मुझे अब पुलिस को बुला लेना चाहिए। मैं जानती थी कि फोन सिर्फ मेरे नए माँ बाप के कमरे में है, मुझे किसी भी तरह से उस तक पहुंचना था। मेरे माँ बाप मुझे अजीब तरह से देख रहे थे जब मैं नाश्ता कर रही थी, जैसे वो मेरा प्लान जानते हों। मैं टेबल से खड़ी हुई और मैंने उन्हें कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कमरे में जा रही हूँ। पर दरअसल मैं उनके कमरे में गई। मैंने दरवाजा धीरे से बंद किया और फटाफट से उनका फोन उठाकर पुलिस का नंबर मिला दिया। अचानक मेरे पीछे से आवाज हुई, जैसे कोई और भी कमरे में था। मैं डरती हुई मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी फोन में से आवाज आई कि हेलो, ये पुलिस स्टेशन है। मैंने धीमी आवाज में पुलिस वाले को सब बताया, अजीब से माँ बाप, वो नोट, कॉट्स, सब के बारे में, और ये भी कि हम अपने ऑर्गन्स के लिए बेच दिए जाएंगे। पर उन्हें लगा ये मजाक है और उन्होंने फोन काट दिया। मैं बहुत डर गई थी। क्या कोई मेरी मदद नहीं करने वाला था? शायद पुलिस को प्रूफ की जरूरत थी। मैं मिस लार्किन से मिलने वाली थी अब, जिनका नाम नोट में दिया गया था। मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें उसी दिन ढूंढूंगी, पर बात ये थी कि उस एरिया में कोई और इंसान नहीं दिखाई देता था। अचानक मुझे एक खंडर जैसा घर दिखाई दिया। उसका दरवाजा खुला था और उसके बाहर नाम लिखा था मिस लार्किन। मैं ध्यान से अंदर घुसी। वो घर काफी गंदा था। मैं पीछे की तरफ गई तो वहाँ कुर्सी में बिल्लियों के बीच में एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी जिनकी आंखें चमक रही थी। मैंने उनसे कहा कि बिल और आयरीन मेरे माँ बाप हैं, तो वो मुस्कुराने लगी। मुझे पता चला कि एक लड़का था जिसका नाम था जॉनी, जो भी उन्हें मिलने आता था। उसने इन्हें बताया था कि उसके माँ बाप उसके लंग्स की बड़ी तारीफ करते थे। बाद में शायद उसे बॉस्टन में किसी खास स्कूल में भेज दिया गया। वो यूं अचानक गायब हो गया। इसका मतलब वो नोट झूठा नहीं था। मुझे बाकी बच्चों को बचाना था अब। जब मैं वापस पहुंची, मैंने देखा मेरी ही उम्र का एक लड़का घर के बाहर खड़ा था। उसका नाम रिच था। वो उसी सुबह पहुंचा था और अब उसे भी अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मरे थे और वो काफी समय से एक नए परिवार के सपने देख रहा था। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी होती थी क्योंकि मेरे माँ बाप तो बस मुझे छोड़कर कहीं वेगस में रहने चले गए। रिच एक अच्छा लड़का लग रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसे वॉर्न करके सब बता देना चाहिए। वो हंसने लग गया क्योंकि उसे लगा मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने उसे कमरे में बुलाया ताकि मैं उसे नोट दिखा सकूं, पर अब वो नोट भी गायब हो चुका था। किसी तरह से उसने कहा कि उसे मेरी बात पर यकीन है और वो मेरी मदद करेगा। अगर किसी तरह का खतरा है, पहले हमें पक्का से पता लगा लेना चाहिए। पहले हमने इंटरनेट पर उस स्कूल के बारे में पता लगाया जहाँ जॉनी गया था पढ़ने के लिए, पर वहाँ इस नाम का कोई नहीं था। फिर मैंने ऐसा आइडिया दिया कि हम घर की तलाशी लेते हैं। हम बिल के ऑफिस में घुस गए। वहाँ पे कई सारे सर्जरी के सामान रखे हुए थे। टेबल पर एक नोटबुक भी थी जिसमें बच्चों के वजन, हाइट, ये सारी चीजें लिखी हुई थी। रिच ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है और हम बहस करने लग गए। तभी हमें किसी के पैरों की आवाज़ आई तो हम दूसरे कमरे में भाग गए। फिर उसने मुझसे कहा कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और अब हमें ये बंद कर देना चाहिए। मैं जानती थी कि अब वो मेरी मदद नहीं करने वाला है, पर मैं बहुत डरी हुई थी। मैं यहाँ से भागना चाहती थी आज ही। डिनर से पहले आयरीन ने मुझे काफ़ी गुस्से से लिविंग रूम में बुलाया। मैं जान चुकी थी कि रिची और मैं उनके ऑफिस में थे, ये उन्हें पता है।
मेरी टांगे कांप रही थी जब मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे जा रही थी। रिची वहाँ बीच में खड़ा था लिविंग रूम के, और वो जो बूढ़ा आदमी था वो उसके गाल पर उसे बड़े प्यार से पैट कर रहा था। हमारे माँ बाप ने एक बूढ़े कपल से हमारी जान पहचान कराई। उन्होंने कहा ये काफी समय से इनके दोस्त हैं और हमें बस उनसे मिलना चाहिए। पूरी शाम वो हमारे शौक और हॉबीज के बारे में पूछते रहे और फिर कहने लगे कि हम काफी हेल्दी और सेहतमंद लगते हैं। ये सुनकर मैं काफी घबरा गई। डिनर के बाद उस बूढ़े कपल ने मेरे माँ बाप को एक पैकेट दिया। मैं जानती थी कि वो पैसे ही हैं। आखिर इन्होंने मुझे बेच दिया। मैंने सबके सोने तक इंतजार करी। फिर मैं रिची के पास गई। हमें अभी भागना था। मैं उसके कमरे में घुसी पर वो वहाँ नहीं था। तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं बहुत घबरा गई। वो आयरीन थी। मैं चिल्लाने लग गई और पूछने लगी कि रिची कहाँ है। उन्होंने बड़े आराम से जवाब दिया कि उसे बुरा सपना आया था तो उसने उनके बेड में सोने का फैसला किया। तभी अचानक मुझे वो नोट याद आया। उसमें लिखा था कि बच्चे अपने माँ बाप के बेड से गायब होते हैं। आयरीन बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। मैं उनके बेडरूम की तरफ जाना नहीं चाहती थी, पर मैं ये जरूर पता लगाना चाहती थी कि रिची ठीक है कि नहीं। तो मैं बड़ी ध्यान से उनके कमरे में गई। वो वहीं था, बड़े आराम से सो रहा था। शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही थी। मुझे अच्छा महसूस हुआ तो मैं भी वहीं बेड पर घुसकर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी, रिची वहाँ नहीं था। मैंने आसपास देखा और मुझे पता चला कि मैं अपने माँ बाप के कमरे में नहीं हूँ, बल्कि किसी और कमरे में हूँ। अचानक मुझे पैरों की आवाज़ आई और एक परछाई दिखाई दी। मैंने तभी नाटक करना शुरू कर दिया जैसे मैं सो रही हूँ, ताकि किसी को पता ना चले। कोई मेरे काफी पास आया। ये वही बूढ़ी औरत थी जो उस दिन आई थी। उन्होंने मेरी आँख खोलने की कोशिश करी। तभी मैं चिल्ला पड़ी। मैंने उनसे पूछा कि क्या चाहिए और रिची कहाँ है। तभी उन्होंने कहा कि रिची जा चुका है और अब वो मेरे पास आई थी। पर मैं तभी कमरे से बाहर भाग गई। मैं किचन की तरफ भागी और वहाँ वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने एक खूनी नाइफ पकड़ा हुआ था और उस चाकू के साथ साथ टेबल पर एक इंसान का लीवर भी पड़ा हुआ था। मैं उस बूढ़े इंसान के ऊपर कुछ फेंकना चाहती थी, पर तभी मेरा हाथ किसी गीली सी चीज पर पड़ा। वो रिची की टी शर्ट थी जिस पर बहुत खून लगा हुआ था। मैं वहाँ से उल्टी दिशा में भागने लग गई और सीधा दूसरे फ्लोर पर चढ़कर भाग गई। वो बूढ़ा कपल मेरे पीछे ही आ रहा था और कह रहा था कि मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं बाथरूम में भाग गई और खिड़की से बस कूदने ही वाली थी कि अचानक से आयरीन और बिल की गाड़ी दिखाई दी। मैं गार्डन में भाग रही थी, तभी उन्होंने मुझे पकड़ लिया और घर के अंदर खींचते हुए ले आए। मैं चिल्लाने लगी कि वो मेरे ऑर्गन नहीं ले सकते। मैं खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, तभी मुझे रिची की आवाज़ सुनाई दी। वो लिविंग रूम के अंदर खड़ा था, बिल्कुल ठीक ठाक। वो मुझे कहने लगा कि सब ठीक है। अब वो उन ग्रैंड पेरेंट्स का अडॉप्टेड बेटा था। आयरीन और बिल ने सच में उसे परिवार ढूंढने में मदद करी थी। पर उस चाकू और वो टी शर्ट का क्या, और वो पैसे? वो बूढ़े कपल ने मुझे देखकर स्माइल करी और कहा कि आयरीन और बिल उनकी मदद करते थे जो ऑफिशियली बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। वो बच्चे अपने घर ले आते हैं और फिर ऐसे परिवारों को दे देते हैं। उस बंडल में पैसे नहीं थे, एक थैंक यू पाई थी और उस चाकू पे खून लगा था क्योंकि वो चिकन बना रहे थे खाने के लिए। टी शर्ट पर रिची से खुद जूस गिर गया था, इसलिए लाल हो गई थी। पहले वो लोग सिर्फ रिची को अडॉप्ट करना चाहते थे, पर देखा उन्होंने कि कैसे हम दोस्त बन गए तो उन्होंने मुझे भी अडॉप्ट करने का फैसला किया। पर जॉनी का क्या? तब मुझे पता चला कि वो गुमा नहीं है और वो भी एक किसी ऐसे ही परिवार के साथ रहता है। मिस लार्किन थोड़ी गुस्से वाली है, इसलिए उन्होंने उन्हें सच नहीं बताया। और बिल के ऑफिस में वो सामान इसलिए था क्योंकि वो सच में एक सर्जन है और एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। आयरीन ने मुझे गले लगाया और मुझसे माफी मांगी कि वो हमें बिना बताए उस बूढ़े कपल के घर में छोड़ने आ गए। वो बस हमें जगाना नहीं चाहते थे क्योंकि हम बहुत आराम से सोए थे। थोड़ी देर तक बस मैंने चुप बैठकर अपनी चाय पी। मैं सब समझने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं रोने लग गई और मैंने सबसे माफी मांगी। आयरीन और बिल दरअसल इतने बुरे थे भी नहीं। उन्होंने मुझे गले लगाया और बूढ़े कपल ने मुझे एक हैंकी दिया। हुआ ये था कि मैं अपने असली माँ बाप की वजह से इतनी दुखी थी कि उन्होंने मुझे यूं ही छोड़ दिया। मैं ये सोच ही नहीं पा रही थी कि कोई सच में मेरा ध्यान रखना चाह सकता है। पर अब मैं समझती हूँ कि लोग अभी भी हैं जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बस मुझे उनकी मदद को अपनाना है। हाय, मेरा नाम ट्रेसी है और मैं 18 साल की हूँ। क्या उम्र के साथ तुम्हारी पसंद बदली है? जैसे तुम अगर बच्चे थे तो तुम्हें गोभी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अब तुम उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे मुझे हमेशा लगता था कि टैटूज कितने अजीब होते हैं, खतरनाक और बदसूरत। पर ये वीडियो देखो अंत तक और जानो
कि कैसे मैंने अपना पूरा शरीर ही टैटू करवा लिया। 1 साल पहले मेरे माँ-बाप और हम समुद्र के किनारे गए थे उनकी सालगिरह मनाने। हाँ, बड़ा मज़ा आया, क्यों नहीं, है ना? पर इस बार मेरी आंटी का बेटा विक भी वहाँ आने वाला था। वो कोई बिज़नेस शुरू करने वाला था, पता नहीं क्या, आयरन बेचने वाला था, बक्से, मिठाइयाँ, पता नहीं, मुझे क्या पता। उसने कहा कि वो हमारे साथ रहने वाला है कुछ दिन, जब तक कोई घर नहीं ढूँढ लेता। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, पर सच बताऊं, मुझे विक से बोरिंग इंसान आज तक नहीं मिला। वो किसी तरह का फिलोलॉजिस्ट था, सेल्स का काम करता था और बहुत बोरिंग इंसान था। मैं पता नहीं क्यों उसे घर में ले आई। मैं एक बच्ची तो नहीं हूँ, 17 साल की हूँ। मुझे एक क्रेडिट कार्ड दो और मैं ठीक रहूंगी। 1 साल तक घूम सकती हूँ बिना किसी विक के। क्या तुम्हें अपनी आजादी अपने माँ बाप के सामने लड़कर मांगनी पड़ी है? मैं बहस नहीं करना चाहती थी, क्यों किसी और की छुट्टियां खराब करूं? चलो, सह लूंगी। पर इस बार ना मेरी ना मेरे माँ बाप की किसी की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। जब विक आया तो हमें लगा, ये कौन है? विक पूरी तरह से टैटू से भरा पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर टैटू थे। अच्छा ठीक है, पूरे शरीर पर नहीं, पर गर्दन, पीठ, बाजुएं, टांगे, सब कुछ चेहरे को छोड़कर टैटू से भरा था। पर वो अभी भी बहुत अच्छा लगता था। कपड़े ठीक से पहनता था और चश्मे लगाता था। मेरे माँ बाप इतने श्योर नहीं थे कि मुझे विक के साथ अकेले छोड़ा जा सकता है कि नहीं। पर फिर हम बातें करने लग गए और मेरे माँ बाप भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गए और चले गए। मुझे लगा था इतना बुरा नहीं होगा, है ना? पर जैसा सोचा था ये तो उससे भी घटिया निकला। विक सिर्फ कॉलेज से निकला हुआ एक नर्ड नहीं था, वो थोड़ा चिपकू और मीन भी था। वो अजीब से सवाल पूछता था, 7 बजे फोन करके कहता था, कहाँ हो, घर आओ, खत्म करते हैं काम। मेरे हर कदम पे नजर रखता था और मुझे बताता था कि मुझे 10 बजे तक सो जाना चाहिए। मेरे माँ बाप तक मुझ पर इस तरह से नजर नहीं रखते थे। कितना बेवकूफ था वो। मैंने अपनी सहेली एहा से उसकी शिकायत करने की कोशिश करी, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसका कहना था कि मैं सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूँ और वो बहुत चिंता करने वाला इंसान है। वो मेरा कजिन है और वो इतना परवाह करता है तो मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। मेरी सहेली को तो वो हॉट भी लगता था। हाँ, सब लोग उसके पीछे पागल थे। मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। पर अगर मेरे को कोई आके बोलेगा कि उन्हें कोई परेशान कर रहा है, तो मैं उनके लिए जरूर खड़ी होकर उनकी मदद करूंगी। तीसरे हफ्ते तक मैं टूट गई। मैंने बहुत सीन बनाया। मैंने उसे कहा कि मैं घर से भाग जाऊंगी क्योंकि अब ये घर नहीं था, जेल जैसा महसूस होने लगा था। अचानक से विक मान गया। मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं लगा था वो इतना शांत रहेगा। उसने कहा, मुझे गलत मत समझना ट्रेसी, मुझे लोगों की पर्सनल जिंदगी में दखल देना अच्छा नहीं लगता। मेरे माँ बाप पूरा बचपन मुझे थोड़ा परेशान करते रहे और मुझे अच्छे से याद है। पर उसने कहा कि उसने मेरे माँ बाप को प्रॉमिस किया है कि वो मेरा ध्यान रखेगा और वो नहीं चाहता कि मुझे कुछ हो जाए। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जो नफरत से शुरू हुआ हो पर फिर दोस्ती में बदल गया हो? विक ने जब मुझसे माफी मांग ली तो सब एकदम उल्टा हो गया। मैंने उससे वादा किया कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी और जहां जाऊंगी उसे तस्वीरें भेजती रहूंगी, वापस फोन करूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि मेरे साथ सब ठीक है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। उसने मेरी और विक की इतनी दिल से दिल की बातें हुई, मैं बता भी नहीं सकती। उसने कहा कि वो हमारे शहर में टैटू सैलून खोलना चाहता है। उसके शहर में लोग ज्यादा टैटू करवाते नहीं है। यहाँ ज्यादा लोग हैं और खासकर की छोटी उम्र के लोग, तो वो करेंगे और टैटू करवाने में दिलचस्पी रखेंगे। ओह, उसने पूछा कि मुझे टैटू चाहिए क्या? मुझे थोड़ा अजीब लगा जब उसने ये पूछा। टैटू? और मैं? क्या उसने मेरे माँ बाप से वादा नहीं किया था कि वो मुझे सुरक्षित रखेगा? तो वो ऐसा सोच भी कैसे सकता था कि मैं एक टैटू करवाऊंगी? मैंने मना कर दिया, पर फिर इस बारे में सोचने लग गई। मुझे टैटू इतने पसंद नहीं थे, मुझे इतने गंदे भी नहीं लगते थे। पर क्या मैं खुद पर इमेजिन कर सकती थी? मैं तो खुद को ड्रेस में भी नहीं सोच सकती थी। मेरा दिमाग वैसे नहीं काम करता था। ये सब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। पर शायद मुझे कोशिश करनी चाहिए, जैसे छोटा सा कुछ गर्दन के पीछे, है ना? ओके विक, कर देते हैं।
आज एक टैटू बना ही दो। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इतनी देर लगेगी एक टैटू बनाने में और उसके बाद एक थैला टांग कर घूमना पड़ेगा कुछ दिन तक। मुझे हमेशा वो पेपर उतार देने का मन करता था। मुझे बुरा लगता था कि मैंने ये टैटू क्यों करवा दिया, पर विक मुझे उसे छूने भी नहीं देता था क्योंकि वो चोट इतनी खुजली करती थी, मेरा मन करता था। विक सही कहता था, मुझे क्या बना था वो दिख तो नहीं सकता था, पर मैं उस टैटू के कारण बदल रही थी। मैं सीधा चलने लग गई थी, पीठ सीधी रखकर, और मैं टैटू दिखाना चाहती थी सबको। मुझे बुरा लगने लग गया कि मैंने टैटू ऐसी जगह क्यों बनाया जहाँ मुझे ही नहीं दिखेगा। मुझे ऐसी जगह चुननी थी जहाँ मेरे माँ-बाप ना देख सकें। पर क्या मैं कोई और टैटू करवा सकती हूँ? मैं ये सोचने लग गई। मैं ये ख़्याल आखिरी मोमेंट तक छोड़ दिया। मैं नहीं सोचना चाहती थी क्योंकि अब हर ख़्याल के साथ मेरा एक और टैटू करवाने का मन करता था क्योंकि ये इतना आसान था। मेरे दोस्तों की लाइन लगी रहती थी जो विक से टैटू कराना चाहते थे। उसके पास हर रोज ऑर्डर्स आते थे। एक शाम हम बैठकर हंस रहे थे और बातें कर रहे थे कैसे उसका बिजनेस एकदम से ऊपर चला गया। फिर मैंने उसे कह दिया कि अगली ड्राइंग पर। अचानक से ये बोला तो वो खुश हो गया। उसने कहा हाँ चलो कर लेते हैं। तो मैं भी मान गई। मैंने उसे याद दिलाया कि मेरे माँ बाप, पर मैं अपना मन तो बना चुकी थी, तो अब टैटू तो बनने ही वाला था। मेरे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ थे, थोड़े से देखते देखते 100 आइडियाज़ में बदल गए। हमारे पास सब चीज़ का तो वक्त नहीं था और थोड़ा इम्पॉसिबल भी था, पर एक ड्राइंग के बाद दूसरी बनती गई। टांग पर, बाजू पर, पेट पर। तुम्हें कैसी लगी ये कहानी? यही था अंत? नहीं, तुम्हें लगा भी क्यों? मैं विक के लिए एक मॉडल बन गई। अब वो अपने पोर्टफोलियो के लिए मुझे शूट करता था। हम नए नए आइडियाज़ की बातें करते थे और हम उसके सैलून के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उसने सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया था और एक रेंट पे दुकान भी ढूंढ ली थी। बस अब लोग ढूंढ रहा था काम पर साथ लगाने को। मैं उसके लिए बहुत खुश थी। विक ने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिसके मैं बाहर भी नहीं निकलना चाहती थी अब। बस अब अपने माँ बाप को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये कैसे होने वाला था मैं नहीं जानती। जब वो वापस आए, उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ पहली बार में। उन्हें लगा मैं उनके साथ मज़ाक कर रही हूँ और मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद को पेंट किया है। उन्होंने मुझे नहाने भेज दिया। मैं भी हँसने लगी और मैंने कहा कि पानी से नहीं धुलेगा। फिर मेरी माँ थोड़ा घबरा गई और फाइनली मेरे पापा को भी समझ आने लग गया। विक सारा समय मेरे साथ खड़ा रहा। मैंने उसे मनाने की कोशिश करी कि वो अपने अपार्टमेंट में जाके रह ले, पर वो यहीं खड़ा रहा और उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा मेरे माँ बाप को समझाने में और अपना भी साथ बताएगा। हाँ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरे पापा ने तो शायद विक को मार ही दिया था। उसे घर आने से मना कर दिया और मुझ पर बहुत चिल्लाए क्योंकि मैंने एक बदतमीज भाई का खुद पर असर होने दिया था। उन्होंने विक को घर से बाहर फेंक दिया, मेरा फोन और इंटरनेट ले लिया और मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया। पूरा दिन चिल्लाते रहे कि अब मेरी बेटी एक मुजरिम जैसी लगती है। मुझे बुरा नहीं लगा और मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने एक प्लान बनाया। कुछ दिन इंतजार करने के बाद मेरी माँ ने सलाह दी कि हम सबको एक परिवार की तरह मूवी देखनी चाहिए। मुझे अपना लैपटॉप मिल गया और इस चक्कर में मैंने मूवी दबाने की जगह विक को मैसेंजर पे कॉल करनी शुरू कर दी। वो थोड़ा घबरा गया था, पर मैंने ये मौका नहीं छोड़ा और उससे बातें करने लग गई। हाँ मम्मी पापा, विक ने मेरे टैटूज बनाए थे, पर ये मेरा आइडिया था। मैंने उसे कहा था कि मुझे टैटू चाहिए और अब मैं रुकना नहीं चाहती थी। मैं ये ख्याल नहीं छोड़ सकती थी, ना ही मैं अपने टैटूज को मिटाना चाहती थी। मैं अपना मन बना चुकी थी कि अब मैं ऐसी ही दिखना चाहती हूँ। मैं अभी भी गेम डिजाइनिंग पढ़ने वाली हूँ और नहीं, मुझे स्किन कैंसर नहीं है। मैं बहुत ध्यान रखूंगी अपना। क्या पता एक दिन मैं सारे टैटू हटा ही दूँ। किसी को क्या पता कल क्या होने वाला है। मैंने उनसे कहा कि विक पर गुस्सा मत कीजिए। टैटू के अलावा वो मुझे 10 बजे सुला देता था और बहुत सब्जियां खिलाता था। मेरे माँ बाप ने ध्यान से सुना और फिर पापा ने कहा तुम ये सब बंद नहीं करोगी ना? मैंने कहा नहीं, और उन्हें जोर से गले लगा लिया, दोनों को। मैं विक को भी गले लगाती अगर कंप्यूटर के थ्रू हम किसी को गले लगा सकते तो। उनके लिए आसान नहीं था ये अपनाना कि अब मैं ऐसी दिखती हूँ। कभी कभी मुझे भी अजीब लगता था। थोड़े समय के लिए हाउस अरेस्ट चला, पर अपनी पहचान कभी मत खोना लड़कियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक अगर ये कहानी अच्छी लगी। अपना ख्याल रखना। बाय।